वेलकम फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का 7वां अध्याय या 7वां भाग पढ़ेंगे। यह भी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से ही है और इस सभ्यता से यह अंतिम वीडियो है। ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में ही इस सभ्यता से बचे खुचे जो भी टॉपिक हैं उसको मैं समाप्त कर सकूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है समाज। समाज कैसा था हम लोग देख चुके हैं पहले ही कि यह समाज मातृसत्तात्मक समाज था, अर्थात परिवार एवं समाज की जो लीडर थी या जिनमें महत्व जिनका ज़्यादा था वो महिलाएं थीं, माताएं थीं। माताएं ही घर या परिवार की मालकिन होती थीं और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार परिवार या समाज चलता था, ऐसा इतिहासविदों ने माना है। इसके एक पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, वहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। इस आधार पर इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता में मातृसत्तात्मक सभ्यता के चिन्ह पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस समाज की एक विशेषता यह भी देखी थी कि यह शांतिप्रिय समाज था, क्योंकि यह एक व्यापारी समाज था। व्यापार व्यवसाय ही इसका प्रमुख अर्थव्यवस्था का या जीविका का आधार था। हम लोग यह भी जानते हैं कि जो यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, यह सभ्यता रक्षात्मक प्रकृति की थी, यह देख चुके हैं। अगला हम लोग समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा देखें तो यह समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था फ्रेंड्स। पहला वर्ग जो था वह विशिष्ट वर्ग था। विशिष्ट वर्ग था, इसे उच्च वर्ग के रूप में भी इतिहासकारों ने मान्यता दी है। इसमें विशिष्ट वर्ग में लोग कौन थे तो पुरोहित और प्रशासनिक लोग आते थे इस विशिष्ट वर्ग में। यही लोग हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से जो दुर्ग का इलाका पाया गया है, जो शहरों से नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र मिले हैं, तो दुर्ग क्षेत्र में यही लोग रहते थे, महत्वपूर्ण प्रशासनिक कृत्य करते थे। दूसरा था एक मध्यम वर्ग। यह मध्यम वर्ग तत्कालीन समय में काफी खुशहाल जीवन व्यतीत करता था, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय, शिल्प कला या अन्य जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उसके ये डील करने वाले लोग थे और काफी धनाढ्य लोग इसमें आते थे। तीसरा जो वर्ग था वो कम अधिकार प्राप्त वर्ग था। इसे सामान्यतः निम्न वर्ग भी कहा जाता है। इसमें कम क्षमता से संपन्न या अधिकार से संपन्न या धन से संपन्न कम आय वाले लोग थे और यह लोग या तो निचले नगर में रहते थे, अर्थात नगर क्षेत्र में रहते थे, या नगर क्षेत्र से बाहर भी कुछ बस्तियां प्राप्त होती हैं, उन बस्तियों में यह निवास करते थे। इन्हीं में श्रमिक वर्ग भी था, क्योंकि श्रमिक वर्ग इस व्यापारिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जहाँ पे उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय पनपते हैं, वहाँ पे श्रमिक या मजदूर वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा होती है और ऐसे साक्ष्य इस सभ्यता से भी प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने हड़प्पा स्थल की खुदाई से एक जगह पर यह भी पाया है कि वहां पे 15 श्रमिक आवास पाए गए हैं, अर्थात यहाँ पे श्रमिक वर्ग की स्थिति इन वर्गों से थोड़ी सी कमजोर थी और यह भी इस सभ्यता के एक महत्वपूर्ण हिस्से थे। अगर यहाँ पर इनके खान पान की बात करें तो यह लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन को ये लोग अपने आहार के रूप में प्रयोग करते थे, क्योंकि
वहां से शाकाहार के रूप में विभिन्न प्रकार के चावल, अन्न और जौ जैसे विभिन्न प्रकार के फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मांसाहार के रूप में इनके घरों के चूल्हों से हड्डियां प्राप्त हुई हैं पशुओं की। इसके अलावा भी इस सभ्यता से जो भी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं से भी मांसाहार के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें विभिन्न पालतू पशुओं का मांस ये लोग खाते थे। समुद्री उत्पाद यानी विभिन्न तरह की मछलियों की प्रजाति का ये लोग सेवन करते थे। और वैसे भी ये एक नदी घाटी सभ्यता थी, तो नदियों के किनारे स्थित होना इनके एक तरह से आहार के रूप में मांसाहार को प्रोत्साहित करता है। अगला जो है, अगर इनके आभूषण की बात करें कि आभूषण ये लोग कैसा प्रयोग करते थे, तो ये आभूषण यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही आभूषण प्रिय व्यक्ति थे, दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। हालांकि इन आभूषणों में हम लोग विभिन्न तरह के आभूषण देखते हैं जो अमीर और गरीब अलग अलग लोग प्रयोग करते थे। यहाँ पे अमीरी और गरीबी के साक्ष्य बृहद मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि अमीर वर्ग के लोग दुर्ग और नगर क्षेत्र में निवास करते थे, तो गरीब वर्ग के जो लोग थे वो निचले नगर या दुर्ग से बाहर वाली बस्तियों में निवास करते थे। यहाँ पे अमीर लोगों के लिए आभूषण के रूप में हाथी दांत और सोना चांदी जैसे कीमती जो धातु हैं उनसे बने हुए उपकरण या आभूषण होते थे, जबकि गरीब लोग अपनी शौक, अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए मृदा, मिट्टी के, सीप के और शंख के बने हुए कुछ आभूषणों का प्रयोग करते थे, और यह अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसे ही कम कीमती या सर्वसुलभ वस्तुओं के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रेंड्स, वह महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोगों का है जिसको देखना चाहिए, वह है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति, चूंकि यह सभ्यता अभी हम लोगों ने देखा है कि मातृसत्तात्मक है, इसलिए यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, और स्त्री ही इस सभ्यता के एक तरह से कहा गया कि लीड करने वाली एक इंडिविजुअल पर्सन मानी जाती है। हालांकि स्त्रियों की इस स्थिति के बाद में भी हमारे कुछ इतिहासकारों ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि लोथल और कालीबंगा दो स्थल हैं महत्वपूर्ण, जिसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर 3 और यहाँ से 1 युगल शवाधान, युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल मतलब जोड़े में 100 को एक साथ दफनाया गया है, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ऐसा यहाँ पे 3 मिलता है, 3 जोड़े, और यहाँ पर कालीबंगा में 1 जोड़े मिलता है। इस युगल शवाधान में स्त्री और पुरुष दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, और इसी आधार पे हमारे इतिहासकारों ने यह बताया है कि यह सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ऐसा हमारे इतिहासकार मानते हैं। किंतु इन इतिहासकारों से सहमत होना मुश्किल नहीं है। अगर हम लोग विभिन्न बृहद स्तर पर आगे बढ़ करके देखते हैं तो कुछ इस पे कमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। यह सती प्रथा हम लोग जानते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे कि यह पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था है। जब पुरुष कोई मर जाता था तो उसकी स्त्री को उसके साथ स्वेच्छा से या जबरन उसके साथ जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। यह प्रथा पुरुष प्रधान समाज की प्रथा है, और इसको रोकने के लिए हम लोग आगे बढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने कितना प्रयास किया था, तब यह क्रूर प्रथा समाप्त हुई थी। किंतु हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहासकारों ने इसको इस सती प्रथा के इस पुरुष प्रधान व्यवस्था को
इस मातृसत्तात्मक या स्त्री प्रधान इस समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है, जो हमारे दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अधिकार पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का ज्यादा होता है, इसलिए स्त्रियों के अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें पुरुषों के साथ दफनाने या जबरन दफनाने या मारने की प्रथा यहाँ पर थी। जबकि यहाँ पे तो समाज और परिवार का जो अगुवा हुआ है वो महिलाएं या स्त्रियां ही थी, तो यहाँ पे महिलाएं ही महिलाएं को कैसे दफन करेंगी। हमें तो लगता ये है कि इस प्रथा के जो ये साक्ष्य मिल रहे हैं या विचार जो लोग दे रहे हैं ये सही नहीं है। क्योंकि प्रावधान मिले हैं इसमें यह तो सत्य है कि पुरुष और स्त्री दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संभावना यह होगी कि पुरुषों और स्त्रियों के जो ये युगल प्रावधान मिले हैं इसमें किसी न किसी वजह से एक साथ मृत होने वाले इन दो शवों को दफनाया गया होगा, या फिर हो भी यह भी सकता है कि उस समय भी समाज में कुछ रूढ़िवादी परंपराएं दिखाई दे रही होंगी और यह स्त्री और पुरुष का जो यहाँ पर मृत शवाधान मिला है उसमें कल्पना यह की जा सकती है कि स्त्री और पुरुषों का जो प्रेम प्रसंग होगा उसमें पुरुषों ने पहले कुर्बानी दी है, क्योंकि पुरुषों ने इन उच्च घराने के या विशिष्ट वर्ग के स्त्रियों के साथ प्रेम किया होगा और पुरुष प्रधान इस स्त्री प्रधान इस समाज में इस व्यवस्था को लोग सहन न कर पाए होंगे और अंततः इन्हें इन एक दूसरे के साथ मृत होने के बाद से दफना दिया गया होगा। या यह भी हो सकता है कि इन दोनों के एक साथ मृत होने में एक साथ दफनाया गया हो, या कुछ भी हो सकता है। यह अनुमान का विषय नहीं बल्कि रिसर्च शोध का विषय है जो और किया जाना चाहिए। आगे हम लोग इसको बढ़ के देखते हैं कि इस समाज में जो व्यवस्थाएं थी उसके बाद से यह अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते हैं। अर्थव्यवस्था चूंकि यह नगरीय सभ्यता थी, नगर था और इसे भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, जानते रहिएगा। भारत की ये पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगर क्रांति के रूप में भी इसको माना जाता है भारत का। और यह नगरीय सभ्यता है तो इस नगरों में व्यवसाय या व्यापार ही इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा होगा, जबकि गौण आधार के रूप में या सेकेंडरी इसके आधार के रूप में कृषि प्लस पशुपालन रहे होंगे। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। इनके विभिन्न पुरातात्विक उपकरणों पर विभिन्न तरह के पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। उनके घरों से विभिन्न तरह के जो मुहरें मिली हैं उस पे भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। जबकि हम लोगों ने बनावली और कालीबंगा में भी देखा है कि यहाँ पर यहाँ पर हल जुते हुए खेत और हल के भले ही वो हल मिट्टी का हल है, इस दोनों के साक्ष्य मिले हुए हैं जो यह कृषि कर्म के द्वारा ये लोग करते होंगे। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ के करें तो चूंकि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये जो हल प्रयोग ये लोग करते थे वो कांसे का ही करते होंगे और इसलिए यहाँ पे गहरी खुद जुताई नहीं हो पाती होगी, ऐसा इतिहासकारों ने माना हुआ है। कृषि चूंकि नदी घाटी की ये सभ्यता है, नदियों के किनारे काफी उपजाऊ मृदा, दोमट मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसमें कृषि आसानी से हो जाता होगा। इसलिए कृषि कर्म इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार न होकर के भी सेकेंडरी रूप से आधार जरूर रहा होगा। अगला हम लोग देखें व्यापार व्यवसाय, तो इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक स्थलों से व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं और बाह्य स्थलों से या बाह्य तत्कालीन सभ्यताओं से व्यापारिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस सभ्यता से
बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल, शुत्कागेडोर और अन्य जगहों पर ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा कई जगहों से मेसोपोटामिया, या जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता के रूप में भी देखते हैं, इसी मेसोपोटामिया में ही एक सुमेरियन सभ्यता हुई थी, यहां से भी, फिर मिस्र से भी, फिर तत्कालीन समय में क्रीट, यूनान का बगल का हिस्सा, मिस्र समझ ही रहे हैं, अफ्रीका का ऊपरी, उत्तर और पूर्व वाला इलाका, यहाँ से व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि मेसोपोटामिया से कुछ बेलनाकार मुहरें हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता की चौकोर जो मुहरें थी, जो उनकी विशेषता थी, वर्गाकार मुहरें, उनके साक्ष्य इन स्थलों से प्राप्त होते हैं। मिस्र के मम्मी, आप जानते होंगे कि मम्मी क्या है, उनके साक्ष्य हमारे हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। क्रीट से भी व्यापारिक साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता से अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त होता है। एक मृदा अभिलेख है वहां के शासक सारगोन द्वितीय का, जो 2371 से 2316 ईसा पूर्व या बीसी में यह शासन करता था। इसका एक अभिलेख है, मृदा अभिलेख, जिस पर हड़प्पा के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। यह बताया गया है कि हड़प्पा के और अन्य अगल बगल के पड़ोसी सभ्यताओं के मालवाहक जहाज, व्यापारिक जहाज, इनके बंदरगाहों पर लंगर डाले रहते हैं। इसी अभिलेख में हड़प्पा के लिए मेलुहा, जानते रहिएगा, मेलुहा नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी इस हड़प्पा का तत्कालीन नाम मेलुहा था, यह भी प्रश्न में पूछा गया है। तो इस तरह से बाह्य व्यापार के और आंतरिक व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। आंतरिक व्यापार में हम लोग जानते हैं कि ये लोग चांदी, तांबा, टीन, इनका आपस में मिश्रण करते थे। इनको मिला करके ये लोग कांसा बनाते थे। हम लोग जानते हैं चांदी को ये लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे, और तांबा, टीन को भी यह लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। जबकि तांबा तत्कालीन समय में राजस्थान में आज भी है, खेजड़ी की खान, खेजड़ी की माइन है, खान है राजस्थान में। यहाँ से तांबा प्रोडक्ट होता है, यहाँ से इसको लिया जाता था, लेके ये लोग आयात करते थे। टीन को ये लोग अफगानिस्तान से, चांदी को भी ये लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। इन दोनों को मिक्स करके कांसा बनाते थे। चूंकि यह टीन बाहर से मंगाया जाता था और कास्टली पड़ता था इन लोगों के लिए, इसलिए इन्होंने जो कांसा बनाया है उसमें तांबे की मात्रा ज्यादा है, टीन की मात्रा कम है, जानते रहिएगा। इस तरह से यह व्यापारिक साक्ष्य इनके मिलते हैं। इस समय एक महत्वपूर्ण तथ्य यह होता है कि इनके यहाँ एक कॉमन करेंसी की चर्चा नहीं होती है। कॉमन करेंसी के जगह पर, रुपया पैसे या सिक्का के जगह पर, यह लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय, एक वस्तु को लेकर के दूसरे वस्तु को देना, या वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा व्यापार करना, इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता की व्यापार की प्रमुख विशेषता थी, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं कि अन्य क्या चीजें हैं, तो इस सभ्यता में उद्योग का भी बड़ा महत्व था। इंडस्ट्री भी बहुत बृहद स्तर पर थी। ये इन इंडस्ट्रीज में वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था, जिसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर इत्यादि स्थलों से वस्त्रों के रूप में प्राप्त होता है। उस समय के लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी, नगरीय सभ्यता थी, पैसा और समृद्धि ज्यादा थी, तो विभिन्न तरह के कपड़े लोग पहनते होंगे। तो कपड़े पहनते होंगे तो कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग जरूर होगा। यह इनका एक प्रमुख उद्योग माना जाता है। इसके अलावा अगला है धातु उद्योग। हम लोग अभी देखे हैं कांसे का निर्माण होना, फिर अभी देखे हैं चांदी का प्रयोग करना या अन्य चीजों का प्रयोग करना।
इनके द्वारा विभिन्न तरह के ये लोग उपकरण बनाते थे और यह उपकरण मिश्र धातुओं और अन्य धातुओं से निर्मित किया जाता था। इसलिए यह धातु उद्योग काफी बृहद उद्योग रहा होगा। धातु कर्म इस अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय भी रहा होगा। हम लोग इस आधार पर यह कल्पना कर सकते हैं कि धातु उद्योग था और ऐसे अन्य उद्योग थे, तो यहाँ पे श्रमिक और मजदूर वर्गों का काफी बड़ा समुदाय रहा होगा। अगला जो महत्वपूर्ण उद्योग है फ्रेंड्स, वह है शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग, अगर शिल्प उद्योग की बात करें तो शिल्प उद्योगों में सबसे ज्यादा कसेरा यानी उपकरण बर्तनों के निर्माण करने वाले ये प्रजातियां। दूसरा था स्वर्णकार, मतलब स्वर्णकार, यह लोग विभिन्न तरह के उपकरणों का निर्माण करते थे, आभूषणों का निर्माण करते थे। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। यदि आभूषण का प्रयोग ये सभी लोग करते थे, चूंकि समृद्ध और धनी सभ्यता थी, अमीरों की सभ्यता थी, इसलिए विभिन्न तरह के यह आभूषण, कीमती आभूषण पहनते होंगे और इसलिए इन स्वर्णकारों का व्यवसाय बहुत बड़ा और बहुत बृहद होगा, ऐसी कल्पना की जाती है। इसके अलावा कुंभकारी के साक्ष्य अर्थात कुम्हारों की एक अलग बड़ी बृहद स्तर पर इनका भी एक ढांचा होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि विभिन्न तरह के उपकरण जिसमें मृदभांड और अन्य मृदा या मिट्टी के उपकरण थे, इनका प्रयोग सैंधव वासियों ने या हड़प्पा वासियों ने काफी गहराई से या काफी बड़ी मात्रा में किया है। तो यह भी एक कला बृहद स्तर पर उस समय चल रही होगी। अगली है राजगीर। राजगीर मिस्त्री का नाम सुने होंगे। चूंकि यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी, यहाँ पे भवनों के साक्ष्य मिले होंगे, विभिन्न तरह के भवनों के साक्ष्य मिले हैं, 2 मंजिली भवनों के साक्ष्य। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि जल निकास प्रणाली के लिए जो नालियां बनी थी वो भी पक्के मिट्टी की थी। जो घर बने थे उनमें फर्श जो थे उसमें भी पक्की ईंटों के, नालियों में भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि बंदरगाह बने हैं उनमें भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो यह काम कौन करेगा? राजगीर मिस्त्री। यहाँ पर सलामी दीवारें निर्मित की गई थी। राजगीर भी शिल्प कला का एक महत्वपूर्ण ढांचा के अंतर्गत आते हैं। अगला है बढ़ईगिरी। अगर बढ़ईगिरी की हम लोग चर्चा करते हैं तो बढ़ई जो समुदाय है, कारपेंटर जो ग्रुप है, वह भी उस समय बृहद मात्रा में अपने व्यवसाय को संचालित कर रहा होगा। क्योंकि विभिन्न तरह के लकड़ियों के साक्ष्य और लकड़ियों के उपकरण बने होंगे कि वो उस सभ्यता में, चूंकि विदेशी व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार होता था, तो आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार में हम लोग देखते हैं नाव का प्रयोग, नौका का प्रयोग होता था और बृहद मात्रा में हुआ है। तो ये बढ़ई ही या कारपेंटर ही इस नौका का निर्माण करते होंगे। साथ ही यहाँ पर आंतरिक यातायात के रूप में अगर हम लोग देखें तो उस समय बैलगाड़ी या इक्का इत्यादि का लोग प्रयोग करते थे, यातायात के लिए भी और आवागमन के लिए भी और वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी। तो यह भी कला उस समय बृहद स्तर पर चल रही होगी, ऐसा माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान हम लोग देखते हैं, कला, इनकी आर्ट। चूंकि इससे इनको व्यावसायिक लाभ भी प्राप्त होता है, इसलिए इसी ग्रुप में इनको देखना पड़ता है। इसमें हम लोग देखें तो महत्वपूर्ण रूप से यह देखा जा सकता है कि इन लोगों ने मूर्तिकला को बृहद स्तर पर प्रयोग किया था। क्योंकि मूर्तियों के बहुत भारी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं और इन मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्ति,
आदि शक्ति या आदि सत्ता की मूर्ति सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, यह जानते रहिएगा। यह मूर्तियां या तो मृदा या मिट्टी की बनी होती थी, या धातु की बनी होती थी, या पत्थर की बनी होती थी, या फिर हड्डियों की बनी होती थी। इस तरह से यह मूर्ति कला, चूंकि यह सभ्यता में धार्मिक सभ्यता के भी धार्मिक स्थिति के भी बृहद साक्ष्य मिलते हैं, तो लोगों की धार्मिक भावनाओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किया जाता होगा, और यह इस समय का एक बड़ा व्यवसाय भी होगा। इसके अलावा भी हम लोगों ने डांसिंग डॉल, अभी हम लोग इसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यरत मूर्ति की भी साक्ष्य देखे हैं। ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग इनमें देखें तो पशुओं की भी मूर्तियां भारी मात्रा में प्राप्त होती हैं। इस पशु मूर्तियों में दो तरह की मूर्तियां काफी बृहद और काफी बड़े आधार पे पाई गई हैं। पहली जो मूर्ति है वो है एक श्रृंगी पशु की। एक ऐसे पशु की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती है। चित्र भी प्राप्त होते हैं मोहरों से, जो एक सिंह वाला है, एक श्रृंग वाला है। जबकि यह ज्यादा मात्रा में मिला है सर्वाधिक पशु मूर्तियों में या चित्रों में इसी एक श्रृंगी पशु के मिले हुए हैं। जबकि सबसे जो अलंकृत या सबसे जो कलात्मक इनकी मूर्ति या प्रतिमा मिली है या चित्र मिला है जिस पशु का, वो है कुबड़दार सांड की। यानी कुबड़ युक्त सांड को इन्होंने बहुत चित्रात्मक ढंग से इन्होंने अपने मोहरों पर और अपने उपकरणों पर उत्कीर्ण किया है। इसलिए माना जाता है कि पशुओं में सबसे लोकप्रिय पशु इनका कुबड़दार सांड रहा होगा। इस तरह से इस कला में भी विभिन्न साक्ष्य मिलते हैं। यहीं पर विभिन्न तरह के मुहरें मिली हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में चौकोर या वर्गाकार मुहरें सर्वाधिक मिली हुई हैं और यह इस सभ्यता की विशेषता है। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मुहरों की विशेषता है वो बेलनाकार थे, चौकोर नहीं थे। इन मुहरों पर विभिन्न तरह के पशु पक्षियों के अंकन हैं और सिंधु सभ्यता की लिपि के यहाँ पे वर्ण या अक्षर भी उत्कीर्ण किए गए हैं। हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक साक्षर या शिक्षित सभ्यता थी, इसलिए इस सभ्यता में इन्होंने अपनी भाषा के लिपियों को या भाषा को उत्कीर्ण किया है और इनकी लिपि में कुल 400 प्लस मतलब 400 से लेके 500 तक अक्षर पाए जाते हैं, वर्ण पाए जाते हैं। इनकी जो लिपि थी, इसकी लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा गया है क्योंकि चित्रात्मक रूप में यह लिपि है और इस लिपि को जो लिखने का जो ढंग था वो ढंग अद्भुत था। वह दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं था, अर्थात इस शेप में इनका लिखावट था। इसको इस लिखने की जो सिस्टम है, प्रणाली है, इसको वेस्टो फेदान पद्धति इतिहासकारों ने नाम दिया है। इसको गोमुद्रिका भी कहा जाता है। इस पद्धति को, इस लिखने की पद्धति को बाएं से दाएं लिखना, फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लिखते लिखते जाना, यह सर्पिलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस लिपि की यह विशेषता थी और इसके साक्ष्य इनके मुहरों पर प्राप्त होते हैं। यह मुहरें जो बनी हुई, तो मुहरें ठप्पा लगाने के लिए बनाई जाती हैं। आज के जैसे जो हम लोग मुहर का प्रयोग करते हैं, ठीक वही मुहर यहाँ पर था। और इन मुहरों का निर्माण यह लोग सेलखड़ी नामक मृदा का ही एक प्रकार है, उससे ये लोग करते थे। इसी सेलकड़ी से इन मुहरों का ये लोग निर्माण किए हैं और यह व्यापारिक वस्तुओं पर ठप्पा लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा
प्रयोग किया जाता था। हालांकि कई जगह इसे करेंसी के रूप में भी प्रयोग करने की बात की गई है। अगर हम लोग इसी क्रम में देखते हैं इनके यहाँ की जो व्यवस्था थी, आर्थिक गतिविधियां थी, तो बड़ी बात यह थी कि यह विभिन्न नदियों की घाटियों में विकसित हुई सभ्यता थी। इसलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था, कृषि और पशुपालन तीनों ही, अर्थव्यवस्था के ये तीनों ही व्यापार, कृषि और पशुपालन महत्वपूर्ण आधार रहे होंगे। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखने चलते हैं। वह है हम लोगों का धर्म और संस्कृति। धर्म की चर्चा करें तो यहाँ पर यह लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब है यह एक नहीं बल्कि कई देवताओं की उपासना करते थे, पूजा करते थे। और इसमें कई देवताओं में पहली प्रमुख जो देवता थी वो देवी थी। इन्हें हम लोग मातृ देवी के नाम से जानते हैं। दूसरे थे पशुपति शिव, अर्थात शिव की भी पूजा के यह साक्ष्य मिले हुए हैं, शिवलिंग के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि इस पशुपति शिव के प्राचीनतम साक्ष्य जो इस सभ्यता से मिले हुए हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर धार्मिक रूप से ये लोग इनकी उपासना भी करते थे। आगे जो है वह विभिन्न तरह के पशुओं का यह लोग पूजा करते थे। यह पशु पूजक भी थे, जिसमें हम लोग अभी देखे हैं एक श्रृंगी पशु, कुबड़दार, सांड इत्यादि का इन्होंने अपने बर्तनों पर अंकन किया है और इनकी उपासना के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है नाग पूजा। नाग पूजा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने बर्तनों पर सांप के या नाग के अंकन दिखाए हैं, अंकन मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लोग सांपों की भी पूजा करते थे। और आज भी हम लोग देखते हैं कि मातृदेवी शिव की और नाग पंचमी में नाग की, नाग देवता की पूजा की जाती है। इस तरह से हम लोग देखें तो यही सभ्यता की जो संस्कृति वो आज भी हमारे इस परंपरा में वाहित हो रही है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे है वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा के रूप में ये लोग पीपल, नीम, बबूल ऐसे वृक्षों का पूजन करते थे। और इसके भी इनके साक्ष्य इनके बर्तनों से या पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में प्राप्त होते हैं और इनका प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। बबूल का प्रयोग तो हम लोग पूजन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन पीपल, नीम और इनके अलावा अन्य जो प्रयोग किए गए हैं वृक्ष हैं, इनका प्रयोग हम लोग आज भी अपने आराध्य या उपासक के रूप में करते हैं। और इस तरह से इस संस्कृति को, इस परंपरा को भी आज भी हम लोग अपने जीवन में वाहित होते हुए देखते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है स्वास्तिक का चिन्ह। यह स्वास्तिक का जो चिन्ह है इनके बर्तनों से मिला हुआ है और यह आज भी हमारे उपास्य या हमारे लिए शुभ माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न देवताओं की स्थिति को दिखाया जाता है और इनका भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम लोग देखें तो इस सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति थी वो काफी बृहद थी और काफी इसके पॉइंट्स आज हमारे भी धर्म में पाया जाता है, दिखाया जाता है और सनातन धर्म की यही विशेषता है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं इस सभ्यता की अगला टॉपिक को, तो वह है राजनीतिक स्थिति। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा इतिहासकारों में मतभेद है या विवाद है। चूंकि यह सभ्यता भले ही पढ़े लिखी और साक्षर या शिक्षित सभ्यता थी, लेकिन इनकी जो भाषा थी, जिसे हम लोग, जिनकी लिपि थी, जिसे हम लोग वेस्त्रोफेदान या अभी हम लोगों ने भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक देखा है, या इसको हम लोग पिक्टोग्राफ, इसकी लिपि को पिक्टोग्राफ ही लिपि भी कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। हमारे पास
पढ़ने के लिए कोई आधार भी नहीं है, क्योंकि इसके समतुल्य जो अन्य सभ्यताएं मिली हैं, उन सभ्यताओं में जो अभिलेख मिले हैं वो दो भाषाओं में है, एक उनकी मूल भाषा और दूसरा उसी समय की चलने वाली भाषा। इसलिए एक भाषा को पकड़कर दूसरे भाषा में क्या लिखा गया हुआ यह पढ़ने का प्रयास इतिहासकारों ने कर लिया है और सफलता पा ली है। किंतु इस सभ्यता में सिर्फ एक ही लिपि में इन लोगों ने अपनी जो व्यवस्थाएं थी उनको लिखा है, इसलिए पढ़ने में परेशानी होती है। अर्थात यहाँ पर द्विभाषीय कोई लेख उपलब्ध नहीं है, बाइलिंगुअल कोई भी लेख नहीं है, इसलिए थोड़ी सी अनुमान पर ही यहाँ पे लोग आधारित हैं। इस आधार पे कभी यहाँ पर राजतंत्र की कल्पना की जाती है, कभी लोगों ने लोकतंत्र की कल्पना की है, कभी यहाँ पर पुरोहित तंत्र की कल्पना की है, तो कभी भिन्न भिन्न विद्वानों ने, इतिहासविदों ने, इतिहास के मर्मज्ञों ने अपने विचार दिए हैं। सत्यता या अस्पष्टता या वैधता किसी में नहीं प्राप्त है। हाँ, इतना जरूर इतिहासकारों ने कहा है कि इतनी वृहद सभ्यता और इतने काफी समय तक निरंतर रूप से ये चलती रही और उस समय तत्कालीन विश्व के लिए यह अद्भुत सभ्यता रही, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई केंद्रीय शक्ति या स्थानीय शक्ति जरूर रही होगी, जो इस सभ्यता को प्रशासनिक रूप से काफी बेहतर ढंग से डील कर रही होगी। तभी कोई सभ्यता इतने बृहद स्तर पर बृहद समय तक विशाल रूप में, बृहद समृद्ध रूप में यह दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साक्ष्य अभी नहीं मिले हैं कि क्या है, कैसे है। रिसर्च आज भी जारी है और रिसर्च आएंगे, उस पे हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। इस सभ्यता के दो महत्वपूर्ण पॉइंट और होते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम लोगों को देखना होता है। पहला है कि इतनी बृहद सभ्यता के निर्माण करने वाले कौन थे, यानी इसके निर्माता कौन थे। तो इस पे रिसर्च किया गया और इसमें कुल 4 प्रजातियों की चर्चा होती है। पहला होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, दूसरा है मंगोलायड, इसी टाइप का अगला है मेडिटेरियन, और फिर इसके आगे अन्य भी छोटे मोटे आते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग यदि देखें तो सबसे ज्यादा इस सभ्यता के निर्माण में इन्हीं प्रजातियों का हाथ है और इस सभ्यता के इन्होंने निर्मित किया। बाद में इस सभ्यता का पतन होता है। इस सभ्यता का जो अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहां से हम लोगों को देखना चाहिए वो है पतन। जानते रहिए यह सभ्यता धीरे धीरे पतित हो गई, समाप्त हो गई। इसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं और इनके पतन के यदि कारण की चर्चा की जाती है तो कई इनके कारण बताए जाते हैं। बाढ़ बताए जाते हैं, भूकंप बताए जाते हैं, अदृश्य गाद बताए जाते हैं। कई जगह यहाँ पे आगे बढ़ करके आर्यों का आक्रमण को भी साक्ष्य बताया गया है, महामारी को भी बताया गया है, और अंतिम है महत्वपूर्ण रूप से प्रशासनिक शिथिलता। इस तरह से इतने विचार हैं कि इससे इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। सब पुरातात्विक आधार पे अनुमान लगाए गए हैं। स्पष्ट जानकारी किसी में नहीं है। चूंकि यह सभ्यता बृहद और बड़ी थी, इसलिए इस सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि स्टेप बाय स्टेप सैकड़ों वर्षों में इस सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और इसमें किसी एक कारण को आधार नहीं माना जा सकता। हो सकता है इसमें से सभी कारण जिम्मेदार रहे होंगे, यह अलग की बात है कि कुछ कारण ज्यादा भूमिका में होंगे, ज्यादा जिम्मेदार रहे होंगे, और कुछ कम जिम्मेदार रहे होंगे। इससे इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। बाढ़ के साक्ष्य लोथल
मोहनजोदड़ो और अन्य जगहों से प्राप्त होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि नदियां जो अगल बगल बहती होंगी उन्हीं में जल भराव की स्थिति आई होगी। ओवरफ्लो होने के कारण आसपास की सभ्यताओं को ये लोग बहा ले गए होंगे, स्थलों को बहा ले गए होंगे। भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य आने के फलस्वरूप नदियों का मार्ग विचलित हुआ होगा और नदी मार्ग में अदृश्य गाद की उपस्थिति होने के कारण उसका मार्ग जो रूट था वो ब्रेक हो गया होगा। यह भी समस्या है। आर्यों के आक्रमण की बात की जाती है, हालांकि इसको अस्वीकृत किया गया है। हालांकि आपस में आपसी युद्ध के साक्ष्य जरूर मिले हैं, कई जगह नरसंहार की स्थिति मिलती है। यहीं पर महामारी के साक्ष्य यानी मलेरिया की महामारी का प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है फ्रेंड्स। हो सकता है कोई विशेष तरह की महामारी आई हो और उसको ये लोग अपने स्तर पर डील या समाप्त या रोक न पाए हो, इस वजह से भी कुछ सभ्यता के अच्छे आधार पर पतन हो गया होगा। जैसे आज हम लोग कोरोना क्राइसिस देख रहे हैं, इस टाइप के भी सभ्यता के पतन और व्यवस्थाएं बदलती हैं। हो सकता है ऐसी संभावना वहां पर जरूर रही होगी। और इन्हीं स्थितियों में यदि ऐसी ही घटनाक्रम में प्रशासन शिथिल हो जाए, प्रशासन के हाथ बंध जाए, प्रशासन कुछ कर न पाए, तो प्रशासनिक शिथिलता के वजह से अव्यवस्था फैलती है और अव्यवस्था के वजह से वहां पर भय और आतंक का साम्राज्य होता है। लोग धीरे धीरे वहां से दूर हटने लगते हैं। इसीलिए इस सभ्यता का पतन धीरे धीरे हो गया होगा, यह हमारे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। यह हमारा जो टॉपिक था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसको हम लोगों ने पढ़ा है और इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं आप पढ़िएगा। यदि आपको इसमें कोई अन्य समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हम उन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्लास होगा हम लोगों का वो इतिहास के अगले टॉपिक से होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।